सो यस पीपल, हाउ यू ऑल, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया हो गए। मैं बता दूं मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो दोस्तों एक्चुअली अब मैं आपको एक कहानी बताता हूँ, ठीक है। मैं कहीं और आया हूँ, आई एम नॉट इन पुणे। और क्योंकि मैं पुणे में नहीं हूँ, लेकिन एज आई प्रॉमिस कि आपको हर एक दिन एक तो लेक्चर मिलेगा ही मिलेगा। तो गाइस मैं कहीं और आया हूँ और यहाँ से आप लोगों की वीडियो को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, शूट कर रहा हूँ, सो दैट आपके पास टाइमली सारे के सारे लेक्चर अवेलेबल हो जाए, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं सर हमारे सब्जेक्ट के बारे में। तो एज यू ऑल आर अवेयर कि हम लोग जब भी पढ़ने की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो भी अभी तक पढ़ा हुआ है पुरानी क्लास के अंदर, सबसे पहले उसको रिवाइज करते हैं। अगेन ये बात मुझे इसलिए बतानी पड़ रही है बिकॉज दिस इज डेमो लेक्चर। जब मैं बात कर रहा हूँ कि जो पिछले क्लास में पढ़ा है उसको मैं रिवाइज कराऊंगा तो शायद मेरी स्पीड थोड़ी सी फास्ट रहेगी, और कोई नया बच्चा देख रहा होगा ना तो उसको क्या लगेगा, यार इतना भगा क्यों रहे हैं। तो इसलिए मैं स्पेसिफिकली आप सभी लोगों को बता रहा हूँ कि हम लोग एक बार पुरानी क्लास का रिवाइज करेंगे। अगर आप एक्सीडेंटली लैंड हो गए इस वाली वीडियो पे डायरेक्टली और आपने पुराने वीडियो नहीं देखे तो पहले 5 से 10 मिनट आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इसके अंदर हम लोगों ने पिछले 3 क्लासेस के अंदर जो भी पढ़ा है मैं उन्हीं चीजों को रिवाइज करवाता हूँ, ठीक है। तो गाइस शुरू किया जाए, इज इट गुड टू गो? यस, तो लेट्स हिट इट। तो अब हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 149। गाइस सेक्शन नंबर 149 को मैं टोटलिटी समझा रहा हूँ, और इस वाली डायग्राम को अगर आपने याद रख लिया तो आपको अलग से और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो सेक्शन नंबर 149 क्या बोलता है गाइस? सेक्शन नंबर 149 बोलता है कि हर एक कंपनी के पास डायरेक्टर होने चाहिए। सर हर एक कंपनी के पास डायरेक्टर क्यों होने चाहिए? रीजन मैंने आपको बताया था। कंपनी के अंदर काफी सारे शेयर होल्डर होते हैं। इफ इट इज अ नॉट क्लोजली हेल्ड कंपनी, अगर ये कंपनी क्लोजली हेल्ड नहीं है, वाइडली हेल्ड है, जैसे रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड में 40 लाख से ज्यादा शेयर होल्डर है। अब जो 40 लाख टू शेयर होल्डर है वो तो डे टू डे अफेयर्स में इन्वॉल्व नहीं होगी कंपनी को मैनेज करने के लिए। और बेटा कंपनी खुद से क्या नहीं कर सकती, खुद को मैनेज कर नहीं सकती, बिकॉज कंपनी क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है। तो वी नीड अ नेचुरल पर्सन टू मैनेज द कंपनी, एंड दैट पर्सन इज अ डायरेक्टर, दैट पर्सन इज डायरेक्टर। सो डायरेक्टर इज व्हाट गाइस? डायरेक्टर इज अ इंडिविजुअल विच इज अपॉइंटेड ऑन द बोर्ड ऑफ द कंपनी। और सर व्हाट डू यू मीन बाय बोर्ड? बेटा बोर्ड का मतलब होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अ कलेक्टिव बॉडी ऑफ डायरेक्टर इज कॉल्ड बोर्ड। अब जो बोर्ड होता है ना, बोर्ड जो होता है, तो बेटा इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी यूनिट कम से कम 3 डायरेक्टर, तो वो बनता है बोर्ड। सर इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी मिनिमम यूनिट 2 डायरेक्टर, तब जाके वो बनता है बोर्ड। और इन केस ऑफ 1 पर्सन कंपनी यूनिट एटलीस्ट 1 डायरेक्टर। तो ये याद रखना 1 2 3। और सर इन कंपनियों के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर कितने हो सकते हैं? 15 डायरेक्टर। और सर क्या 15 डायरेक्टर से ज्यादा भी हम लोग हमारी कंपनी में डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो, बट फॉर दैट पर्पज यू नीड टू पास व्हाट? स्पेशल रिजोल्यूशन। फॉर दैट पर्पज यू नीड टू पास स्पेशल रिजोल्यूशन। अब सर हमारे मन में एक डाउट आता है, क्या कि सर ये रिश्ता क्या कहलाता है? कंपनी और डायरेक्टर के बीच में जो रिश्ता है ये रिश्ता क्या कहलाता है? तो इनके बीच में जो रिश्ता है वो एजेंट और ट्रस्टी वाला रिलेशन है। इस बात को मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। आगे बढ़ते गए। अब सेक्शन नंबर 149 सब सेक्शन 1 के अंदर फर्स्ट सेकंड प्रोविजन जो है वो बात करते हैं वुमेन डायरेक्टर के बारे में। सर वुमेन डायरेक्टर हम लोग किसे बोलेंगे बेटा? अब उसको वुमेन डायरेक्टर क्या, महिला का मैं डेफिनेशन आपको नहीं दे सकता हूँ। हाँ वुमेन डायरेक्टर किस कंपनी में अपॉइंट हो सकते हैं वो मैं आपको बता सकता हूँ। तो बोलते हैं हर कंपनी जो लिस्टेड है या प्रिस्क्राइब क्लास ऑफ कंपनी। प्रिस्क्राइब क्लास ऑफ पब्लिक कंपनी मतलब क्या सर? जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ या उससे ज्यादा हो, या जिसका टर्नओवर 300 करोड़ या उससे ज्यादा हो, ऐसे कंपनी में हमें एटलीस्ट एक वुमेन डायरेक्टर चाहिए। तो इसके लिए मैंने आपको रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड का बोर्ड भी बताया था गाइस, क्या आपको याद है? उसके बाद में हमने बोला था अगर कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है और इनकॉर्पोरेट होते होते ही उसको वुमेन डायरेक्टर की प्रोविजन एप्लीकेबल है। सर ये कब होगा? जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, उसका पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ से ज्यादा है, तब ये पॉसिबल है। इन दैट केस गाइस, या फिर कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है जिसके पास ऑलरेडी एक ऑर्डर है जो 300 करोड़ से ज्यादा का है, मतलब टर्नओवर 300 करोड़ से ज्यादा है, तो इन दैट केस बोलते हैं आपको वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करनी पड़ेगी। कितने समय के अंदर? विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। और तीसरी बात आती है गाइस आप लोगों की, क्या कि अगर आप लोगों ने वुमेन डायरेक्टर को अपॉइंट किया है लेट से एक साल के लिए, 2 साल के लिए, और वो समय खत्म होने के पहले वुमेन डायरेक्टर क्या हो जाती है, रिजाइन कर जाती है, आप वुमेन डायरेक्टर को रिमूव कर देते हैं, या उसकी डेथ हो जाती है, या फिर अनसाउंड माइंड हो जाते हैं, मतलब इंटरमीडिएट वैकेंसी आ रही है, तो इन दैट केस आपको ये फिलअप करनी पड़ेगी कितने समय के अंदर? इमीडिएट नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग और 3 मंथ विच एवर इज लेटर। तो गाइज अगर आप देखो तो एक एरिया हमने पढ़ा वुमेन डायरेक्टर के बारे में। इसके अलावा आता है रेसिडेंट डायरेक्टर। रेसिडेंट डायरेक्टर के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा था गाइज? रेसिडेंट डायरेक्टर किस कंपनी में मैंडेटरी है? एवरी कंपनी। एवरी कंपनी मतलब सर चाहे आप पब्लिक कंपनी हो, चाहे आप प्राइवेट कंपनी हो, चाहे आप लिस्टेड हो, चाहे आप अनलिस्टेड हो,
अगर आप कंपनी हो तो आपको एक तो भी डायरेक्टर रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए। सर रेसिडेंट मतलब क्या? जो कम से कम 182 दिन ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर कहाँ पे रहा हुआ है कंपनी के अंदर, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर नहीं है, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर है। और सर अगर कंपनी बनी है मिड ऑफ द ईयर में, मानो जुलाई में बनी, अगस्त में बनी, नवंबर में बनी, दिसंबर में बनी, तो सर हमारे पास तो 182 दिन बचे भी नहीं है इंडिया में रहने के लिए। तो इन दैट केस आपका पहले साल का जो कैलकुलेशन होगा वो कैसा होगा? प्रोपोर्शनेटली होगा। एक बार इस बात को पढ़ लेना, एवरी कंपनी एटलीस्ट 1 रेसिडेंट डायरेक्टर चाहिए, स्टे इन इंडिया कितना, इक्वल टू मोर देन 182 डेज ड्यूरिंग दी फाइनेंशियल ईयर। और इन केस ऑफ फर्स्ट ईयर बेटा प्रोपोर्शनेटली कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको इन सारी पॉइंट का। क्या आपको ये वाली बात समझ में आ रही है? सर इसके बाद में हम लोगों ने क्या बोला था? इसके बाद में हम लोगों ने बात किया इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। सर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कितने होने चाहिए? देखो लिस्टेड कंपनी में टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर के कम से कम 1/3 डायरेक्टर क्या होने चाहिए? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। और सर इन केस ऑफ अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी में अगर आपका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा है, आपका टर्नओवर गाइस 100 करोड़ उससे ज्यादा है, या फिर आपका एग्रीगेट बोरोइंग जो है वो 50 करोड़ से ज्यादा है, यहाँ पे 50 करोड़ और उससे ज्यादा नहीं बोला है, 50 करोड़ एंड मोर नहीं बोला है, यहाँ पे एक्सीडिंग 50 करोड़ है। ऊपर के दो वाले पॉइंट में क्या बोला है गाइस? 110 करोड़ और मोर, 100 करोड़ और मोर, और 50 करोड़ के केस में बोला है एक्सीडिंग 50 करोड़। क्या ये बात आपको क्लियर हो रहा है? तो एटलीस्ट आपको एक क्या चाहिए? 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए। सर अब अगर मैंने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट किया तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट किया लेट्स से फॉर 3 इयर्स या मैक्सिमम 5 साल के लिए कर सकते हैं। उसके पहले अगर उसकी भी वैकेंसी अराइज हो जाती है, सेम पॉइंट है जो वुमेन डायरेक्टर का था, नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग और 3 मंथ विच एवर इज लेटर, तब तक अपॉइंट कर लेना नया इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अब सर क्वेश्चन हमारे दिमाग में आ रहा है कि सर वुमेन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को मैक्सिमम कितने साल के लिए अपॉइंट कर सकते हैं? 1 टर्म ऑफ 5 ईयर, 1 टर्म ऑफ मैक्सिमम 5 ईयर्स। लेकिन सर मैं 2 साल के लिए अपॉइंट करूं चलेगा? दैट इज कंस्टिट्यूट एज अ 1 टर्म। और उसके बाद में ही इज एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, लेकिन फॉर दैट पर्पज यू नीड टू पास व्हाट? स्पेशल रिजोल्यूशन। उसके लिए आपको एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। गाइस क्या ये वाला बात आप लोगों को क्लियर है? देखो ये सारी बातें मैंने हैंड रिटन फॉर्मेट में लिख के रखी है। इसके अलावा मेरा वो आदत है थोड़ा सा कुछ ना कुछ मैं एड़े धंधे करते रहता, तो मैं नोट्स बना लेता हूँ। तो पहले तो अपॉइंट करोगे तो ओआर पास करना पड़ेगा, लेकिन रीअपॉइंटमेंट के समय में एसआर करना पड़ेगा। और सर एक बार वो 2 टर्म्स खत्म हो गए उसके बाद में 3 साल तक एकदम चुपचाप से बैठना, किसी भी रिलेशन में आप कंपनी के साथ में एसोसिएट मत रहना। सर आफ्टर 3 ईयर अगेन बन सकते हो, ठीक है। अब जैसे ही इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट होता है उसको एक डिक्लेरेशन देना पड़ता है इंडिपेंडेंस का, डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, कि मैं इस कंपनी के साथ में क्या हूँ? इंडिपेंडेंट कैटेगरी के जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल कर रहा हूँ। सर जैसे ही वो डिक्लेरेशन देगा, कब कब देगा? जैसे उसका अपॉइंटमेंट हुआ उसके बाद वाली पहली बोर्ड मीटिंग, उसके बाद में हर फाइनेंशियल ईयर की पहली बोर्ड मीटिंग के अंदर, और तीसरी बात जब भी उसका स्टेटस कुछ सर्कमस्टांसेस चेंज हुए जिसके वजह से उसका स्टेटस अफेक्ट हो रहा है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का, तो भी उसको क्या करना पड़ेगा? कंपनी को ये इन्फॉर्म करना पड़ेगा इमीडिएट नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग में। इसके अलावा सर क्या बोला है बेटा? सेकंड पॉइंट आता है तुम्हारा कि जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है वो कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करेगा जो शेड्यूल 4 के अंदर दिया हुआ है। इसके अलावा एक बार इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आपको अपॉइंट हो गया, एप्लीकेबल हो गया, कम से कम 3 साल तो वो तुम्हारे कंपनी में रहेगा। हाँ, और 3 साल तक अगर तुम इस कंडीशन को फुलफिल नहीं करो, कौन सी 10-150 वाली, तो फिर आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करने की जरूरत नहीं है कंटिन्यूस 3 ईयर के लिए। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर किस कैटेगरी में आता है? ही इज नॉट लाइबल टू रिटायर बाय रोटेशन, ये बात याद रखना। अब सर आज के क्लास में इसका इंपॉर्टेंस है। इसके बाद में आ जाते हैं सर हम लोग क्या, ऐसा कौन कौन व्यक्ति है जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता है, नहीं बन सकता है। तो पहली बात बोला, अगर आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना है तो यू शुड बी अ पर्सन ऑफ इंटीग्रिटी, एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टाइज। गाइस ये वाला पॉइंट समझ में आया? जल्दी से बोलो। पॉइंट नंबर 1, यू शुड बी अ पर्सन ऑफ इंटीग्रिटी, एक्सपीरियंस एंड रिलीवेंट एक्सपर्टाइज। ठीक है, इंटीग्रिटी, जैसे विजय माल्या इंटीग्रिटी में नहीं आता, नीरव मोदी इंटीग्रिटी में नहीं आता। इसके अलावा कंपनी होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट के ना तुम प्रमोटर होने चाहिए, ना कंपनी होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट के तुम प्रमोटर या डायरेक्टर के रिलेटिव होना चाहिए। और तीसरा बात क्या बोला है कि आपका और कंपनी का कोई भी पिक्यूनरी रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। हाँ, पिक्यूनरी रिलेशनशिप कौन सा चल जाएगा? एज अ रेम्यूनरेशन, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में आर्म्स लेंथ प्राइस वाला रिलेशन चलेगा, और दूसरा मैक्सिमम 10% ऑफ योर इनकम तक रहेगा तो चलेगा, उससे ज्यादा नहीं चलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते गए। नेक्स्ट, अब कांड आपके रिलेटिव ने किया लेकिन भुगतना आपको पड़ रहा है, भुगतना आपको पड़ रहा है, मतलब सर आपके रिलेटिव ने शेयर होल्ड करके रख दी कंपनी के। ठीक है, शेयर मतलब कोई भी सिक्योरिटी, कंपनी होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट की। यू कैन नॉट बिकम अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। मतलब क्या आज के बाद में तुमको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना है तो तुम तुम्हारे सारे रिलेटिव को ये बोलते बैठोगे कि प्लीज इस कंपनी के शेयर मत परचेज करना? नॉट पॉसिबल। अब क्या करोगे बताओ? अब क्या करोगे?
तो इसलिए बोला है 50 लाख रुपए और 2% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल तक होल्ड किया है तो चल जाएगा। सेकंड, तुम्हारा रिलेटिव 50 लाख से ज्यादा इंडेप्टेड नहीं होना चाहिए। थर्ड, तुम्हारे रिलेटिव ने गारंटी नहीं देनी चाहिए कंपनी होल्डिंग सब्सिडियरी एसोसिएट को 50 लाख से ज्यादा की। और तीसरा, ये सारी अमाउंट को पकड़ लो, ये दिस अमाउंट शुड नॉट एक्सीड कितना 2% ऑफ ग्रॉस टर्नओवर और हिज टोटल इनकम, ठीक है, यहां तक का चल जाएगा। इसके अलावा सर आप और आपके रिलेटिव कंपनी के अंदर होल्डिंग सब्सिडियरी एसोसिएट के साथ अंदर ना ही के एमपी होने चाहिए ना ही एम्प्लॉय होने चाहिए। हाँ, रिलेटिव एम्प्लॉय रहा तो चलेगा। इसके अलावा क्या बोला गया, आप पार्टनर प्रोप्राइटर और क्या नहीं होने चाहिए, एम्प्लॉय नहीं होनी चाहिए ऐसी फर्म की जो सीए की सर्विस, सीएस की, सीएमए की ऑडिट सर्विस दे रही है कंपनी होल्डिंग सब्सिडियरी एसोसिएट को, या फिर लीगल कंसल्टेंसी सर्विसेज दे रही कंपनी होल्डिंग सब्सिडियरी एसोसिएट को, और वहां से आने वाला इनकम उनका कितना है, टोटल उनकी ग्रॉस टर्नओवर का 10%। तीसरा, तुमने कंपनी के अंदर 2% से ज्यादा शेयर होल्ड करके रखे हुए हैं, आपने, आपके रिलेटिव ने, या मिलकर दोनों ने भी, तो आप उस कंपनी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते हो। और चौथा बात क्या बोला है, अगर कोई एनजीओ है, एनपीओ है, उस एनपीओ के आपने क्या, आप क्या हो, सीईओ डायरेक्टर हो, और ऐसी एनपीओ जिसने 2% शेयर होल्ड करके रखा हुआ है, किसका सर, कंपनी का, या फिर उसको 25% से ज्यादा उसका ग्रॉस टर्नओवर कहां से आ रहा है, रिसिप्ट, बेटा कंपनी होल्डिंग सब्सिडियरी एसोसिएट या उसके प्रमोटर या उसके डायरेक्टर, तो इन दैट केस यू कैन नॉट बिकम एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। गाइस मुझे जल्दी से बताओ, क्या आपको ये सेक्शन नंबर 149 पूरा का पूरा समझ में आया? तो ये डायग्राम अगर आप लोग कर लेते हो तो आपको इसके अलावा कुछ और भी करने की जरूरत नहीं है। सॉर्टेड, इजी है, कंफर्टेबल हो सर। इसके बाद में हम बढ़ते हैं अगली वाली क्लास के ऊपर, अगला सेक्शन के ऊपर जो हमने कल पढ़ा था, ठीक है सर। अगला सेक्शन आता है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का हम लोग सिलेक्शन कैसे करेंगे। तो बोलते हैं देखो, कंपनी एक्ट 2013 ने तो आपको बोल दिया कि कंपनी तुझे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना पड़ेगा। अरे कंपनी बोल रही मैं लाऊं कहां से, तुम तो बोल दिए इंडिपेंडेंट लाओ, मैं लाऊं कहां से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो फिर कंपनी एक्ट 2013 ने क्या किया, बोला तुम टेंशन न लो कंपनी, हमने एक इंस्टीट्यूट पलाई है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, जिसको सीजी ने बोला है कि तेरे को डेटा बैंक मेंटेन करना पड़ेगा, किसका, ऐसे लोगों का जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने के लिए एलिजिबल है। मतलब सर कंपनी अब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का सिलेक्शन कहां से करेंगे, उस डेटा बैंक से। तो ये है बेटा वो डेटा बैंक, ठीक है सर। इस डेटा बैंक में हम भी चाहते हैं कि हमारा भी नाम आना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देखो, डायरेक्टर बनने के लिए आपके पास डीन होना चाहिए, लेकिन डेटा बैंक में अगर आपको अपना नाम डालवाना है तो जरूरी नहीं है उस समय में आपके पास डीन होना चाहिए। तो बोले वेदर यू हैव डीन और वेदर यू डोंट हैव डीन, है ना। तो आप अप्लाई कर दो किसके अंदर, आपका नाम डेटा बैंक के अंदर, आप डेटा बैंक के लिए अप्लाई कर दो। सर जब डेटा बैंक में हम लोग एप्लीकेशन देंगे तो हम एक तो 1 साल के लिए, 5 साल या फिर लाइफ टाइम के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं। अच्छा सुनो, अगर आपको 10 साल तक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन के रहना है तो आपके पास 2 ऑप्शन है। एक साल के 10 साल तक आप अप्लाई कर दो बेटा, हर साल रिन्यू कर लो, या 5 साल का 2 बार, एक बार और रिन्यू कर लेना, मतलब लेकिन लाइफ टाइम होगा तो रिन्यू करने की जरूरत नहीं है। एप्लीकेशन फॉर रिन्यूअल विद इन 30 डेज फ्रॉम द एक्सपायरी आपको करना पड़ेगा। अब सर जैसे ही मेरा नाम डेटा बैंक में चले गया, कंपनी मुझे अपॉइंट करेगी एज ए डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, हाँ, उसके पहले आपके पास डीन होना चाहिए। दूसरा बात क्या बोला हुआ है कि कंपनी, ये तेरी जिम्मेदारी है कि तू ड्यू डिलीजेंस करे किसी को भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करने के पहले। इसके अलावा गाइस क्या क्या बोला हुआ है, अब सर मेरा नाम तो डेटा बैंक में है, हाँ बेटा, इसके अलावा आपको एक एग्जाम पास करनी पड़ेगी, ओपी सेट। ओपी सेट मतलब ऑनलाइन प्रोफिशिएंसी सेल्फ असेसमेंट टेस्ट, आने वाले 2 साल की, जिस दिन आपका नाम डाला ना वहां से मैक्सिमम 2 साल में आपको एग्जाम क्लियर करना है। सर कितने अटेम्प्ट दे सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है, 365 मल्टीप्लाई बाय 2, मतलब 2 साल तक पूरे हर एक दिन अटेम्प्ट दो, चल जाएगा। सर अगर हम लोग पास नहीं कर पाए तो आपका नाम बेटा हट जाएगा डेटा बैंक में से। सर आप फिर से अप्लाई करेंगे, नहीं, आपके लिए एक प्रावधान लाया है कि आप 1000 रुपए और पे कर दो और आपका नाम रिस्टोर होकर एक स्पेशल कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। उसके बाद में आपको 1 साल का और समय मिलेगा, तब तक एग्जाम पास कर लो। अगर पास हो गए तो फिर से आपका नाम डेटा बैंक में डाल देंगे हम लोग, जो हटाया था। और स्पेशल देखो, डेटा बैंक से हटा के स्पेशल कैटेगरी में डाला, स्पेशल कैटेगरी से हम लोग फिर से डेटा बैंक में डाल देंगे अगर पास कर लो 1 साल में। और सर अगर 1 साल में हम लोग पास नहीं कर पाए तो बेटा अब आपका नाम यहाँ से कट हो जाएगा, स्पेशल कैटेगरी से भी अब आपको फिर से अप्लाई करना पड़ेगा 1 साल, 5 साल और लाइफ टाइम के लिए। समझ में आ रहा है क्या, यस और नो गाइस? अच्छा, अब क्वेश्चन ही आया कि सर हर किसी को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने के लिए इसमें नाम डालना पड़ेगा, हाँ हर किसी को ओपी सेट एग्जाम देना पड़ेगा। आंसर इज ना, किसको नहीं है? बोले अगर आप किसी लिस्टेड कंपनी में या फिर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ से ज्यादा है, या फिर ऐसी कंट्री के किसी लिस्टेड एंटिटी में आप डायरेक्टर हो जो FATF मतलब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की मेंबर है वो कंट्री, या फिर कोई स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन होगा,
अगर आप यहाँ पर 3 साल या उससे ज़्यादा का पोजीशन 3 साल या उससे ज़्यादा काम कर चुके हो एज अ डायरेक्टर, एज अ KMP, तो इन दैट केस आपको OP सेट क्लियर करने की जरूरत नहीं है। या फिर आपको 3 साल का अनुभव है किसी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के मिनिस्ट्री के अंदर एज अ डायरेक्टर या ऊपर के पोजीशन का, या फिर कोई स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है लाइक रेगुलेटरी अथॉरिटी, सेबी, RBI, IRDA या PFRDA, इसके अंदर आपको एज अ चीफ जनरल मैनेजर उसके ऊपर का पे स्केल है और आपको 3 साल से ज़्यादा का अनुभव है, आपको एग्जाम देने की जरूरत नहीं। या फिर तुम एज अ प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल हो, CA, CS, CMA, एडवोकेट हो, तुमने 10 साल से ज़्यादा हो गए तुम प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपको भी OP सेट का एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ अपना नाम डेटा बैंक में डाल दो और आप किसी भी कंपनी के बन सकते हो, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकते हो। गाइज मुझे बताओ, क्या आपको ये बात समझ में आई? एक छोटा सा पेज है जो आपकी पूरी की पूरी प्रावधानों को कवर करता है। लास्ट लास्ट बात सर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने के बाद में वो एक डिक्लेरेशन देता है, आई एम इंडिपेंडेंट। साथ ही साथ में उसको और एक डिक्लेरेशन ये भी देना है कि मेरा नाम डेटा बैंक में इंक्लूडेड है। क्यों सर? देखो, आप 1 साल के लिए, आपका नाम आपने 5 साल के 1 साल के लिए डाला था और आपको कंपनी ने अपॉइंट किया 5 साल के लिए। आपको नहीं लगता हर साल आपको डिक्लेरेशन देना पड़ता है इंडिपेंडेंस? तो इस साल तो आपका नाम डेटा बैंक में, अगले साल शायद हट जाएगा आपका नाम, तो आपको रिन्यू करना पड़ेगा ना। आपकी जिम्मेदारी, जब तक आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रहना है तब तक आपका नाम डेटा बैंक में होना चाहिए। बताओ गाइस, क्या यहाँ तक कंफर्टेबल हो? यस और नो? फिर ये होने के बाद में सर, आज हम लोग आज की क्लास को शुरू करेंगे। जल्दी बताओ, क्या यहाँ तक सारी बातें आप लोगों को क्लियर है? यस और नो? और मेक श्योर गाइस, अगर आपको चीज़ें बहुत अच्छी लग रही है तो आपको नीचे सेल्स टीम के नंबर दिए हुए हैं, CMA फाइनल के आप हमारे लेक्चर परचेस कर सकते हो। ठीक है, अब सर हम लोग आज के टॉपिक को हिट करते हैं और हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ सर, पेन पेपर निकाल लो अपना, वही तरीका, लिखते लिखते पढ़ते पढ़ते आगे बढ़ना जीवन में, यही सत्य है जीवन का। ठीक है सर, जैसे आपने बोला वैसे। ठीक है, जस्ट होल्ड ऑन गाइस। चलो ध्यान देना, अब जो अपन टॉपिक पढ़ रहे दैट इज सेक्शन नंबर 150 हो चुका था, 151 स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। ठीक है, मैं एक छोटा सा डायग्राम बना दूंगा जिसके अंदर मैं आपको स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर का पूरा कंसेप्ट कनेक्ट कर दूंगा, उसके बाद में आपको सेक्शन सब सेक्शन के हिसाब से बता दूंगा। चलो ध्यान देते हैं। सबसे पहले क्या होता है समझना इस बात को। एक कंपनी है, लेट्स से रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। ठीक है सर, ये कंपनी कौन सी कंपनी है? जल्दी बताओ गाइज। इट इज अ लिस्टेड कंपनी। कंपनी कौन सी कंपनी गाइज? लिस्टेड कंपनी है। क्या रिलायंस के शेयर आप शेयर मार्केट से परचेस कर सकते हो? नहीं कर सकते हो? कर सकते हैं सर। अब सिचुएशन क्या है, ध्यान देना सर। अगर कोई लिस्टेड कंपनी है तो इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट कौन करेगा बताओ? सर, लिस्टेड कंपनी के अंदर जो भी लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रहेंगे, इनको हम लोग कैसे अपॉइंट करेंगे? सर, इनको हम लोग अपॉइंट जनरली कहाँ पे करते हैं? जनरल मीटिंग में। और जनरल मीटिंग में क्या पास करना पड़ता है गाइस? ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन टू अपॉइंट हुम? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अब सोचो यार, कोई शेयर होल्डर है, कोई शेयर होल्डर है जिसके पास आपके कंपनी के बहुत ज्यादा शेयर नहीं है, बट ही वांट कि मेरा भी डायरेक्टर तुम्हारे कंपनी के पोजीशन पे होना चाहिए, एज अ डायरेक्टर होना चाहिए जो हमको रिप्रेजेंट करे। तो आपको नहीं लगता एक डायरेक्टर होना चाहिए जो स्मॉल शेयर होल्डर को रिप्रेजेंट करता है? यस और नो? यस। तो यहां से कंसेप्ट आता है स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। समझना इस बात को क्या बोलता है। सबसे पहली बात है लिखेंगे स्मॉल शेयर होल्डर। स्मॉल शेयर होल्डर मतलब क्या गाइस? स्मॉल शेयर होल्डर मतलब ऐसा डायरेक्टर जिसके पास क्या है? होल्डिंग शेयर अप टू फेस वैल्यू ऑफ 20,000। जिसके पास मैक्सिमम 20,000 के फेस वैल्यू तक के शेयर है उसको स्मॉल शेयर होल्डर बोलेंगे। सर मेरे पास 21,000 के, यू आर नॉट अ स्मॉल शेयर होल्डर। सर मेरे पास 10 रुपए का शेयर है, यू आर अ स्मॉल शेयर होल्डर। ठीक है, तो सबसे पहले स्मॉल शेयर होल्डर किसको बोलेंगे? जिसके पास मैक्सिमम शेयर कितने रुपए तक के हैं? 20,000 फेस वैल्यू तक के शेयर है, उससे ज्यादा नहीं है। नाउ ही वांट कि इसका डायरेक्टर कहाँ पर अपॉइंट होना चाहिए? कंपनी के बोर्ड के अंदर। तो बेटा ये एप्लीकेशन करेगा कंपनी को और एक नोटिस के अंदर ये प्रपोज करेगा, एक नोटिस देगा और नोटिस के अंदर ये बताएगा आपको प्रपोज
स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, कि हमारा एक डायरेक्टर आपके बोर्ड पर अपॉइंट करो, ठीक है। अब सर मान के चलो सतीश भाई ने जस्ट एक शेयर होल्ड किया है और कंपनी को बोलेगा मेरा एक डायरेक्टर तेरे कंपनी के ऊपर अपॉइंट कर, तुमको क्या लगता है रे कंपनी अपॉइंट करेगी नहीं करेगी? नहीं, एक शेयर होल्डर की इतनी वैल्यू नहीं है, लेकिन मेरे जैसे हजारों स्मॉल शेयर होल्डर है तो क्या उनकी वैल्यू रहेगी? मेरे जैसे हजारों स्मॉल शेयर, एक बार बोलो ना मेरे साथ में, मेरे जैसे अगर हजारों स्मॉल शेयर होल्डर है तो क्या उनकी वैल्यू रहेगी? हाँ, हजारों क्यों बोला, सुनना। तो बोलता है कि जब आप एप्लीकेशन करोगे, कितने लोगों को एप्लीकेशन करना पड़ेगा गाइस? कम से कम 1000 स्मॉल शेयर होल्डर और 1/10 ऑफ टोटल स्मॉल शेयर होल्डर। 1000 स्मॉल शेयर होल्डर और 1/10 ऑफ टोटल स्मॉल शेयर होल्डर। इसका मैं आपको दो एग्जांपल भी देता हूँ, एग्जांपल भी नोट कर लेना गाइस। फॉर एग्जांपल मेरे कंपनी के अंदर 18,000 शेयर होल्डर है, स्मॉल शेयर होल्डर है। टोटल स्मॉल शेयर होल्डर कितने हैं? 18,000। तो बेटा ऐसे वाले केस में 18,000 के 10% कितने? 18,000 के 10% आ जाते हैं आपके 1800, ठीक है। और 1000, तो डोंट यू थिंक 1000 इज विच एवर इज लेसर 1000? अगर 1000 लोग भी बोल देते कि हमें स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर अपॉइंट करना है तो वैलिड है, इनका जो नोटिस है, इनकी जो एप्लीकेशन है वो वैलिड है। और सर सुनो ना, मेरे कंपनी के अंदर मात्र 900 स्मॉल शेयर होल्डर है। कितने गाइस? 900 स्मॉल शेयर होल्डर। अब 900 स्मॉल शेयर होल्डर बोले तो आप देखो 1000 स्मॉल शेयर होल्डर है ही नहीं उतने तो, और बेटा 900 के 10% कितने हो जाएंगे? 90। तो डोंट यू थिंक ज़्यादा वैलिड क्या हो गया? 90 शेयर होल्डर भी बोलते कि हमें स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर अपॉइंट करना है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये वैलिड है? आंसर इज यस। तो क्या आपको लॉजिक समझ में आया इस वाली बात का, इस प्रावधान का, कि कम से कम 1000 स्मॉल शेयर होल्डर या 1/10 ऑफ टोटल स्मॉल शेयर होल्डर अप्लाई करेंगे कंपनी को, और बेटा बताएंगे किसको डायरेक्टर बोलकर अपॉइंट करना है। अच्छा तुम सोचो, अब यहां से अगर मैं आपको बोलूं तो आपको नहीं लगता है कि कंपनी ने कम से कम 21 डेज पहले, 21 क्लियर डेज के पहले नोटिस भेजा होगा? किसका? जनरल मीटिंग का, कि हमारी कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग होने वाली है, हमारी कंपनी के एक्स्ट्रा एनुअल जनरल मीटिंग होने वाली है। एट द एंड जनरल मीटिंग होना जरूरी है। और जैसे ही आपको पता चला कंपनी की जनरल मीटिंग होने वाली है और आप चाहते हो कि आपका डायरेक्टर भी उस मीटिंग में अपॉइंट हो जाए एज अ स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, तो आपको ये बात कंपनी को कितने दिन पहले बतानी पड़ेगी? सर ये बात कंपनी को मुझे बतानी पड़ेगी कम से कम 7 डेज बिफोर। तो लिखेंगे गाइस, आपको जो नोटिस देना है वो कब तक देना है? एटलीस्ट 14 डेज बिफोर, एटलीस्ट 14 डेज बिफोर द डेट ऑफ जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग के कम से कम 14 दिन पहले आपको क्या देना पड़ेगा? नोटिस देना पड़ेगा। अब सर जो नोटिस आप दे रहे हो, जो एप्लीकेशन आप दे रहे हो, इसके अंदर आपको क्या लगाने? 3 चीजें अटैच करनी है। सबसे पहली बात, लिखेंगे पहली जो 2 चीजें वो आपको मिलेगी फ्रॉम स्मॉल शेयर होल्डर, सेकंड भी मिलेगी फ्रॉम स्मॉल शेयर होल्डर, और ये लिखेंगे फ्रॉम स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। भले ही मैं फ्रॉम यहाँ पे 4 और एम लिख रहा हूँ, लेकिन तुम फ्रॉम FROM ही लिखना एग्जाम में, ठीक है। अब क्या क्या पता मिलना चाहिए सर आपको? सबसे पहले नेम ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर। आप अप्लाई कर रहे हो ना कि हमारा एक डायरेक्टर आपके बोर्ड पर अपॉइंट करो, तो सबसे पहले मुझे चाहिए आपका नाम। सेकंड चीज क्या बोला हुआ है? एड्रेस ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर, डिटेल्स अबाउट स्मॉल शेयर होल्डर, है ना। तीसरा, नंबर ऑफ शेयर आपने होल्ड किए, मतलब हम बाद में ये भी तो देखेंगे आप स्मॉल शेयर होल्डर हो या नहीं हो। और चौथा गाइज आपका फोलियो नंबर, आपका फोलियो नंबर। ये 4 बातें आपको बतानी पड़ेगी। सेम चीज आपको किसके बारे में बतानी है? सेम चीज आपको जो स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर बनने वाला है ना, उसके बारे में बतानी है। अबाउट स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। तो कंपनी के जो शेयर होल्डर है उनकी जिम्मेदारी है कि वो खुद के बारे में 4 चीजें बताए। यही 4 चीजें वो किसके बारे में बताए? स्मॉल शेयर होल्डर। लेकिन सर सुनो ना, कि जो स्मॉल शेयर होल्डर है, जरूरी नहीं है, देखो स्मॉल शेयर होल्डर के पास शेयर होना जरूरी है, लेकिन जो स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर है ना, वो आउटसाइडर भी हो सकता है, उसके पास जरूरी नहीं कंपनी के शेयर होने चाहिए। तो यहाँ पे लिखा इफ एनी, दैट मीन्स लिखेंगे दैट इज अ स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर
नीड नॉट टू बी अ डायरेक्टर ऑफ कंपनी। जो स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर है वो कंपनी का डायरेक्टर होना जरूरी नहीं है। गैस आपको ये वाला बात समझ में आया कि जो स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर है वो कंपनी का डायरेक्टर होना जरूरी नहीं है। और तीसरा, अब जो तुम्हारी कंपनी में स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर बन रहा है, बेटा मैंने बोला था ना, इसके पास सबसे पहले क्या होना चाहिए, नंबर 1, वो बताएगा उसका डीन, सेक्शन नंबर 152 सब सेक्शन 3, या आज के क्लास में पढ़ेंगे। दूसरा चीज क्या बोला गया, दूसरा चीज ये बोला हुआ है कि जो स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर है आपकी कंपनी का, इसको क्या बताना पड़ेगा साथ ही साथ में, और दैट ही इज नॉट डिस्क्वालिफाइड अंडर सेक्शन 164। मतलब सर, मतलब ये है कि वो डायरेक्टर बनने के लिए कैपेबल है। सेक्शन नंबर 164 में लिस्ट दिया है कि तुम पागल हो, तुमको कोर्ट ने 7 साल से ऊपर की सजा सुनाई है, तुमने मॉरल टर्प्यूटेड नेचर का काम किया है, ऐसी बहुत सारी लिस्ट दी है। अगर तुम उस कैटेगरी में आ जाते हो तो यू कैन नॉट बिकम अ वॉट, अ स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। समझ में आ रहा है? लेकिन सर मैं डिस्क्वालीफाइड नहीं हूँ, मतलब मैं क्वालिफाइड हूँ, मैं डायरेक्टर बन सकता हूँ। और चौथी बात गाइस, आपको तीसरी बात आपको क्या बतानी है, आपको तीसरी बात ये बतानी है कि यू आर रेडी टू एक्ट एज अ डायरेक्टर, मतलब कंसेंट लेटर, कंसेंट टू एक्ट एज अ डायरेक्टर। ये 3 चीजें आपको देनी है। तो ये 2 चीजें तो आपको देगा स्मॉल शेयर होल्डर, और बेटा ये वाली चीज कौन देगा, ये देगा स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, कि मैं, ये मेरा डीन है, मैं डिस्क्वालीफाइड नहीं हूँ, डिक्लेरेशन। और तीसरी बात कि मैं जो हूँ कंसेंट देता हूँ कि आई एम रेडी टू एक्ट एज अ स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। ठीक है। अब क्वेश्चन ये आया कि जैसे ही ये बात किसको पता चली, कंपनी को पता चली, कंपनी क्या कर सकती है, कंपनी के पास 3 ऑप्शन है गाइस अगेन। क्या कंपनी आपकी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर सकती है, बताओ, क्या कंपनी आपकी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर सकते हैं? एंड द आंसर इज यस। कंपनी के ऊपर ऑप्शनल है भाई, कंपलसरी नहीं है कि वो आपके बोलने पे स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर अपॉइंट करे। लेकिन मानो 1000 शेयर होल्डर आके कंपनी को बोल रहा है कि स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर को अपॉइंट करो, और कंपनी नहीं करेगी तो कंपनी का नाम खराब होगा। कहने से इसका एडवर्स इंपैक्ट उनको अपने शेयर मार्केट पे भी देखने, कंपनी के प्राइसेस पे भी देखना पड़ेगा। हाँ, इसलिए जनरली अगर रिक्वेस्ट आता है तो कंपनी कर लेती है, लेकिन कंपनी के लिए मैंडेटरी नहीं है। इसलिए मैंने जानबूझ के ये वाला पॉइंट लिख के दिया, स्टार लगा दो इस पॉइंट को। क्या कंपनी रिजेक्ट कर सकती रिक्वेस्ट को, भले ही आपने 1000 लोगों ने एप्लीकेशन दी थी? हाँ सर। दूसरा पॉइंट गाइस, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन भी जो मैं आप लोगों को अभी कराने वाला हूँ इस क्लास के, मतलब इस कंसेप्ट के बाद में ही। दूसरा, क्या कंपनी आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट भी कर सकती है गाइस, बताओ? तो आंसर इज यस। और तीसरी बात क्या कंपनी, मतलब विदाउट एप्लीकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, कंपनी को किसने एप्लीकेशन नहीं किया कि स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर को अपॉइंट करो, लेकिन कंपनी खुद होके विदाउट एप्लीकेशन सुओ मोटो अपॉइंट कर सकती, कह रहे हैं स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर को? बताओ, कंपनी खुद होके कर सकती क्या? आंसर इज यस। मतलब कंपनी के पास 2 ऑप्शन है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। कंपनी के पास 2 ऑप्शन है। कंपनी एक तो सुओ मोटो, या फिर कंपनी ऑन एप्लीकेशन, है ना? लेकिन इन दोनों के लिए कॉमन एक पॉइंट है, मैं अपॉइंट स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। कंपनी के लिए कंपलसरी नहीं, कंपनी के लिए क्या है, ऑप्शनल है। अगर आप चाहो तो इस वाले पॉइंट को आप लोग स्टार्ट कर देना, मैं वाले पॉइंट को, या कुछ भी कर देना, ठीक है? तो कंपनी के लिए ऑप्शनल नहीं है, सॉरी ऑप्शनल है, ये मैंडेटरी नहीं है कि आपके बोलने पे उन्होंने स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर को अपॉइंट करना ही चाहिए। यस, बताओ, ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ आप लोगों का? यस और नो? यस सर। अब सर सुनना ना, जिस स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर को हम लोगों ने अपॉइंट किया, ठीक है, वो स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर का टेन्योर क्या रहेगा? ठीक है, टेन्योर क्या रहेगा? तो गाइस सुनना, लिखेंगे टेन्योर ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, वो आपके कंपनी में कितने साल तक काम कर सकता है? तो लिखना मैक्सिमम 3 साल तक ही वो आपके कंपनी में एज अ डायरेक्टर रहेगा। ठीक है, इसके अलावा सर 3 साल होने के बाद में अगले 3 साल तक क्या लग जाएगा? कूलिंग पीरियड। वो आपकी कंपनी में फिर से डायरेक्टर नहीं बन सकता है, एंड नो एसोसिएशन विथ कंपनी
इन एनी अदर कैपेसिटी। और कंपनी के साथ में किसी और कैपेसिटी में भी एसोसिएट नहीं होगा। तो मैक्सिमम टेन्योर कितना हो सकता है एक स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर का गाइस? 3 साल का। और 3 साल के बाद में उसको क्या लग जाएगा? रिस्ट्रिक्शन लग जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई सर? ये हो गया आपका पॉइंट नंबर 1। सर इसके अलावा एक व्यक्ति कितने कंपनियों में स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर रह सकता है? मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपनीज। एक व्यक्ति कितने कंपनी में स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर हो सकता है? अब देखो, एक कंपनी है रिलायंस पावर, ठीक है। दूसरी कंपनी है गाइस टाटा पावर। तीसरी कंपनी है गाइस जियो। और नहीं, चलो जियो। और और एक कंपनी ले लेते हैं अपन लोग, से फॉर एग्जांपल कौन सी लेते हैं? अडानी। अडानी की कौन सी वाली लेंगे अपन लोग, है ना? अडानी पोर्ट। अडानी पोर्ट। अब सुनना, ध्यान देना, एकदम आराम से फोकस करना। अगर मानो आप यहाँ पे स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर हो, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर हो, एसएसडी, क्या आप रिलायंस टाटा पावर के अंदर स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर बन सकते हैं? आंसर इज नो। व्हाई? बिकॉज आप दोनों कॉम्पिटिंग बिजनेस में हो। कॉम्पिटिंग बिजनेस में हो। अब ऐसे मान के चलो रिलायंस पावर का और अडानी पोर्ट का चल रहा है झगड़ा, मतलब दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है। तो क्या आप यहां के स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर बन सकते हो? रिला अडानी पोर्ट सिमिलर बिजनेस में नहीं है तो भी लिखना का आंसर अगेन नो। व्हाई? आंसर इज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन टू कंपनी। दो कंपनी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा आपका, है ना? दोनों टॉकिंग टर्म्स पे नहीं है। लेकिन सर क्या आप रिलायंस जियो के अंदर, मतलब क्या स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर बन सकते हो? यहां पर बताओ। आंसर इज यस। क्यों सर? वो सब्सिडरी बोलकर नहीं बेटा, अगर आप एक कंपनी के स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर हो, ऐसे आप मैक्सिमम 2 कंपनी के स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर बन सकते हो। मतलब मैक्सिमम एक कंपनी, ये हो गई कंपनी 1 और ये हो गई आपकी कंपनी 2। कंडीशन क्या है? वो एक दूसरे के कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में नहीं आनी चाहिए, ना ही वो कॉम्पिटिंग बिजनेस में आनी चाहिए। सर सुनो ना, क्या मैं तीसरी कंपनी में भी बन सकता हूं? आप बताओगे। तीसरी कंपनी में, तीसरी कौन सी लेते हैं? इन्फोसिस। आंसर इज नो। क्यों नो? बिकॉज ऑलरेडी 2 कंपनी में डायरेक्टर हो। बिकॉज ऑलरेडी 2 कंपनी में डायरेक्टर हो तो आप मैक्सिमम 2 कंपनियों में डायरेक्टर हो सकते हो। और जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन तो आपको यहाँ तक का ही आएगा, किस में नहीं आना चाहिए? कॉम्पिटिंग बिजनेस में। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पे कभी क्वेश्चन बना पूछा नहीं है, बना नहीं है, ठीक है। अब ये हो गया आपका क्या, कि स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर जो है लिमिट किसके अंदर आता है? सर एक बात है ना, अब वो अभी बताऊं, लास्ट में लिखा दूंगा नोट के नाम पे, ध्यान देना एकदम आराम से। नेक्स्ट पॉइंट आएगा आपका स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर एज अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। भाई साहब भयंकर कंफ्यूजिंग पॉइंट है, भयंकर कंफ्यूजिंग पॉइंट है इन लोगों का। क्या एक स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर कंपनी का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी माना जा सकता है? क्या हर एक स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर कंपनी का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो सकता है क्या? तो देखो लैंग्वेज बहुत कंफ्यूजिंग है। लैंग्वेज बोलती है अ स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर शाल बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अब यहां से पढ़कर क्या लग रहा है? शाल मतलब मैंडेटरी, कि एक स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर क्या होना चाहिए? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। और आगे लगा दिया इफ। बेटा इफ लगा देने के बाद में बताओ, एक बार तुम कंपलसरी बोल रहे हो, इफ लगा के तुम ऑप्शनल बना रहे हो। तो इसने बोला कि अगर आप स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर होना चाहिए तो आपको 2 चीजों को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। सेक्शन नंबर 149 सबसेक्शन 6 और सेक्शन नंबर 149 सबसेक्शन 7। इसका मतलब क्या है सर? पहली बात, जो क्राइटेरिया है ना टू बिकम
इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, एक तो आपको वो भी सेटिस्फाई करना पड़ेगा और दूसरा आपको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा ऑफ इंडिपेंडेंस। हर साल अपन देते हैं ना 3 टाइम्स, याद आ रहा है? वो दोगे तो ही आपको क्या माना जाएगा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर माना जाएगा। अब क्वेश्चन, मैं आपको क्वेश्चन बोलता हूं कि मानो मेरे कंपनी के अंदर मिस्टर एक्स को मैंने अपॉइंट किया स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, क्या कंपलसरी मैं उसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बोलूं कंपनी का? आंसर इज नो। अच्छा, मैंने जिसको स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर बोलकर अपॉइंट किया वो सेक्शन नंबर 149 सबसेक्शन 3 के हिसाब से तो इंडिपेंडेंट है, बट सेक्शन नंबर 149 सबसेक्शन 7 के अंदर वो डिक्लेरेशन नहीं देता है, क्या उसको मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मानूंगा इस कंपनी का? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि अगर आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तभी माना जाएगा कि जब आपको पहले तो सिलेक्ट किया, आपको क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर रहे हो, आपको सिलेक्ट किया है और आप डिक्लेरेशन देते हो इंडिपेंडेंस का, तो ही माना जाएगा। दोनों में से एक भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई, इसलिए दोनों के बीच में एंड सेटिस्फाई नहीं हो रही तो आपको हम लोग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बोलेंगे, ठीक है? तो यहां से मेरा नोटिंग है, नोट लिख लो, एक इंपॉर्टेंट नोट। एवरी स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर नीड नॉट टू बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना जरूरी नहीं है। अब सर क्वेश्चन हमारे दिमाग में और एक आ रहा है, क्या स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर का ऑफिस वैकेट कब होगा? वैकेट कब होगा? कब एक स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर कंपनी को छोड़कर चल जाएगा? 3 केसेस में गाइज। नंबर 1, नंबर 1 क्या लगता है आप लोगों को? सर सेक्शन नंबर 164 का अगर उसको डिस्क्वालिफिकेशन लग जाए, मंजे क्या है, मंजे समझो वो अनसाउंड हो गया, तो क्या मैं बोल सकता हूँ गाइज कि उसको अपना ऑफिस छोड़ना पड़ेगा? हाँ, सेक्शन नंबर 167 के अंदर। अब ये देखो, ये आप चाहकर भी सेक्शन अभी याद नहीं कर सकते हो क्योंकि ये सेक्शन पढ़ाया नहीं। जब ये सेक्शन मैं पढ़ाऊंगा उसके बाद में आपके ये वाले सेक्शन लर्न होने वाले हैं, उसके पहले ये वाला सेक्शन आपका चाह के भी लर्न नहीं होने वाला है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। सेक्शन नंबर 167 क्या बोलता है? सेक्शन नंबर 167 बोलता है कि वैकेशन ऑफ ऑफिस। अब देखो, दो बातें हमेशा याद रखना। डिस्क्वालिफिकेशन किसको लगता है? आप डायरेक्टर बनने के पहले क्वालिफाई हो नहीं हो, 164 लगता है। अच्छा, बनने के बाद में भी आप क्या नहीं होने चाहिए, डिस्क्वालिफाइड नहीं होने चाहिए, इसलिए सबसेक्शन ये 2 बार लगता है, बनने के पहले भी, बिफोर भी और बाद में भी। बेटा वैकेशन ऑफ ऑफिस ऑफ डायरेक्टर मतलब आप डायरेक्टर बन चुके हो और उसके बाद में आप, मतलब आफ्टर अपॉइंटमेंट, ये वाला सेक्शन लगता है वैकेशन। और तीसरा, अगर आप सीज कर जाते हो क्राइटेरिया ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अंडर सेक्शन 149 सबसेक्शन 6। बेटा ये कंफ्यूजिंग पॉइंट है, क्या बोलता है? अगर मानो ऐसा सिचुएशन था, इफ स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर इज आल्सो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर क्या था? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर था और अब उसका इंडिपेंडेंसी क्या हो गया है, खत्म हो चुका है, तो उसकी स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर की पोजीशन भी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। गाइस मुझे बताओ, क्या आपको पूरा का पूरा स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर समझ में आया? यहां पर आपका कंप्लीट हो जाता है सेक्शन नंबर 151, दैट इज योर स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, एक बार पूरा का पूरा स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर कंसेप्ट मैं आपको समराइज करके अगर बताऊं तो क्या होता है, देखो कंपनी क्या कर रही है, नोटिस भेज रही है। अच्छा सुनो, एक बात मैंने छोड़ी है ना, कंपनी 21 क्लियर डेज का नोटिस भेज रही है मेंबर को। अब मेंबर को लगता है, अब इसमें से सारे मेंबर नहीं, कुछ मेंबर अदर रहेंगे, कुछ मेंबर स्मॉल शेयर होल्डर रहेंगे। अगर ऐसे 1000 स्मॉल शेयर होल्डर या फिर 1/10 ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर जो रहेंगे, ये कंपनी को अप्लाई कर देंगे कितने दिन पहले, कम से कम 14 डेज बिफोर जनरल मीटिंग कंपनी को अप्लाई कर रहे हैं कि हमारा स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर अपॉइंट करो। कंपनी के पास ऑप्शनल है कि वो करना चाहे तो करे, नहीं तो वो ना करे, लेकिन कुछ डिटेल्स आपको साथ में देनी पड़ेगी स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर की। उसका नाम, उसका एड्रेस, आपके नंबर ऑफ शेयर्स और आपका फोलियो नंबर। और वैसे ही नाम, एड्रेस, नंबर ऑफ शेयर और फोलियो नंबर स्मॉल शेयर होल्डर का। लेकिन स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर जरूरी नहीं है वो क्या होना चाहिए, शेयर होल्डर होना चाहिए, तो ये हो जाता है उसके लिए क्या, ऑप्शनल, अगर नहीं है तो। और तीसरा, उसको बताना पड़ेगा मेरे पास डीन है, मैं डिस्क्वालीफाइड नहीं हूँ, और उसके बाद में वो रेडी है, कंसेंट टू एक्ट एज अ डायरेक्टर। अब कंपनी को तो 14 दिन पहले नोटिस आ गया ना, कंपनी के पास क्या ऑप्शन है, सुनो। कंपनी अगर चाहे सुओ मोटो या फिर ऑन एप्लीकेशन, जो ऊपर एप्लीकेशन आया,
अब ये बात बताएगी किसको, स्मॉल शेयर होल्डर को। स्मॉल शेयर होल्डर को कितने दिन पहले बताएगी, यहीं पे लिख लो, तुम बाद में कंफ्यूज हो जाने, है ना। आपको क्या करना है, एक तो आपको नोटिस देनी है ना, इंडिविजुअली। और सर साथ ही साथ में आपको ये बात अपडेट करनी है आपकी कंपनी के वेबसाइट के ऊपर। जस्ट होल्ड ऑन गाइस, है ना, ये बात आपको अपडेट करनी है अपनी कंपनी के वेबसाइट के ऊपर। अब सर हम लोग क्या करेंगे, इसको इंडिविजुअली सारे के सारे शेयर होल्डर को नोटिस देना पड़ेगा कि हम लोगों के पास क्या है, ऑप्शन आया हुआ है। साथ ही साथ सर वेबसाइट ऑफ कंपनी पे डाल दो। क्या ये बात आपको क्लियर हो रही है, यस और नो? ठीक है, चलो। तो अब सुनना, जैसे ही नोटिस आई, जैसे ही कंपनी के पास नोटिस आया स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर अपॉइंट करने का, इसको अपॉइंट करना कंपनी के लिए क्या है गाइस, ऑप्शनल है। और स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर को अगर अपॉइंट किया तो वो कंपनी में कितने साल तक रहेगा, मैक्सिमम 3 साल तक। और उसके बाद में अगले 3 साल तक क्या लग जाएगा, कूलिंग पीरियड, किसी भी कैपेसिटी में एसोसिएट नहीं हो सकता है। इसके अलावा क्या बोला गया, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी आप लोग मान सकते हो अगर 149 सबसेक्शन 6 क्राइटेरिया सेटिस्फाई करे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का। और साथ ही साथ में 149 सबसेक्शन 7 डिक्लेरेशन दे कि आई एम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बोलकर, तो उसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मान लेना। इसके अलावा हम लोगों ने क्या पढ़ा, वैकेशन ऑफ ऑफिस ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। वैकेशन ऑफ ऑफिस कब होगा, 164 डिस्क्वालिफिकेशन लगा, 167 वैकेशन ऑफ ऑफिस हुआ, या फिर DIR। और साथ ही साथ सोनी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का कंडीशन जो था 149 सबसेक्शन 6 वाला, वो उसका टूट गया अगर उसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बोलकर भी अपॉइंट किया होगा तो। क्या ये सारी बातें आपको पता चली? और सर अगर अब आप एक कंपनी के क्या हो चुके हो, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर हो चुके हो कंपनी 1 के, तो बेटा आप कंपनी 2 के भी स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर हो सकते हो। आप कंपनी 3 के स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर नहीं हो सकते हो। कंडीशन है कंपनी 2 जो है वो क्या नहीं होना चाहिए, वो कॉम्पिटिंग बिजनेस में नहीं होनी चाहिए। गाइस बताओ, क्या मैं बोल सकता हूँ वी आर डन विद द स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, यस और नो? अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, उस क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को देने हैं। पहले उसके पहले हम लोग आ जाते तुम्हारे जो मॉड्यूल मैंने तुमको दिए, नोट्स मैंने तुमको दिए थे, उसको इमीडिएटली क्या करो, ओपन करो, नोट्स ओपन करो और जल्दी से स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर पे आ जाओ। हाईलाइट कर लेते हैं सारे इंपॉर्टेंट वर्ड, ठीक है। 150 मैंने करवा दिया था। स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर क्या बोला है गाइस, अ शेयर होल्डर होल्डिंग नॉट मोर देन 20,000 का नॉमिनल वैल्यू मतलब फेस वैल्यू, तो उसको बोलेंगे स्मॉल शेयर होल्डर। ये कंडीशन ही एप्लीकेबल सिर्फ लिस्टेड कंपनी, और उनके पास भी ऑप्शन है, चाहे तो अपॉइंट करे नहीं तो अपॉइंट नहीं करे। मैं अपॉइंट 1 डायरेक्टर एज अ स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। इसके लिए एप्लीकेशन करना पड़ेगा मेंबर को कम से कम 1000 या 1/10 ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। इसके बाद में गाइस या कंपनी चाहे तो सुओ मोटो भी कर सकती है। ये आपको कितने दिन पहले देना है नोटिस, ये आपको नोटिस देना है कंपनी को एटलीस्ट 14 डेज बिफोर, ठीक है। और इसके अंदर आपको सामने वाले का नाम, एड्रेस, नंबर ऑफ शेयर, फोलियो नंबर मतलब खुद का, और प्रपोज पर्सन जो रहेगा उसका भी देना। लेकिन हाँ, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर जो होता है ही नीड नॉट टू बी अ शेयर होल्डर ऑफ द स्मॉल शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, प्रोवाइडेड इफ द पर्सन बीइंग प्रपोज डज नॉट होल्ड एनी शेयर, तो उसका फोलियो नंबर, नंबर ऑफ शेयर देने की जरूरत। देन द डिटेल्स ऑफ शेयर फोलियो नंबर नीड नॉट टू बी स्पेसिफाइड इन द नोटिस। इसके बाद में स्टेटमेंट कंपनी, स्टेटमेंट के साथ में उसका डिक्लेरेशन होना चाहिए, डीन होना चाहिए, प्लस ही इज नॉट डिस्क्वालिफाइड का डिक्लेरेशन होना चाहिए, और साथ ही साथ में उसका कंसेंट लेटर होना चाहिए, ही इज रेडी टू एक्ट एज अ स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। स्टेटस क्या है, इसको हम लोग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मान सकते हैं अगर वो 149 सबसेक्शन 6 और 149 सबसेक्शन 7 की कंडीशन को क्या करे, फुलफिल करे। इसके अलावा कंडीशन टू अपॉइंटमेंट, कंडीशन ऑफ अपॉइंटमेंट क्या है, मैक्सिमम 3 साल के लिए ही आपको अपॉइंट किया जाएगा। जैसे ही 3 साल खत्म हो गए आप एलिजिबल नहीं हो रीअपॉइंटमेंट के लिए। और बेटा इंटेंजिबिलिटी, आप किसी और भी कैपेसिटी में कंपनी के साथ में एसोसिएट नहीं हो सकते हो, है ना। इसके बाद में और आपका ऑफिस वैकेट कब हो जाएगा गाइस, वैकेशन ऑफ ऑफिस 164 167, और सीज टू बी मीट द क्राइटेरिया ऑफ इंडिपेंडेंस अंडर सेक्शन नंबर 149 सबसेक्शन 6। लिमिट ऑफ नंबर ऑफ कंपनी, मैक्सिमम कितने कंपनी में, 2 कंपनीज में, नॉट मोर देन 2, है ना। और वो भी कंपनी कैसी नहीं होनी चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट विद द बिजनेस ऑफ द फर्स्ट कंपनी नहीं होनी चाहिए। गाइस मुझे बताओ क्या मैं बोल सकता हूँ। और फर्दर डिस्क्वालिफिकेशन क्या लिखा है, आफ्टर 3 इयर्स फिर से अगले 3 साल तक अपॉइंट नहीं हो सकते हो, मतलब यहाँ पे लिख लो कूलिंग पीरियड। कूलिंग पीरियड लग जाएगा आपको इंडिपेंडेंट स्मॉल 3 साल का। एंड सिस टू क्राइटेरिया, दैट्स इट, वी आर डन विद सेक्शन नंबर 151। एक काम करेंगे क्या गाइस, एक काम करोगे क्या, आंखें बंद करो।
आके बंद करो। ये वाली प्रावधान जो, ये जो प्रोविजन मैं आपको याद कराता हूँ, सबसे पहले ध्यान देना कि सर एक कंपनी के अंदर अगर वो कंपनी लिस्टेड कंपनी है तो उसके जो स्मॉल शेयर होल्डर है, मतलब जिन्होंने जिन्होंने याद करना, जिन्होंने 20% से ज्यादा शेयर होल्ड नहीं किए, वो अप्लाई कर सकते हैं, एप्लीकेशन दे सकते हैं स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर को अपॉइंट करने के लिए। अब जो उन्होंने एप्लीकेशन दिया है इसके अंदर वो अपना नाम, अपना एड्रेस, अपने नंबर ऑफ शेयर्स और साथ ही साथ में अपना फोलियो नंबर बताएंगे। प्लस वो बोल रहे जिसको स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर बोलकर अपॉइंट करना है उसका नाम, उसका एड्रेस, उसका नंबर ऑफ शेयर, उसके फोलियो नंबर। लेकिन अगर उसने शेयर होल्ड नहीं किए तो उसका नंबर ऑफ शेयर और फोलियो नंबर की डिटेल देने की जरूरत नहीं है। और जिस व्यक्ति को तुम अपॉइंट कर रहे हो उसके साथ में एक स्टेटमेंट लगा देना, उसका डिन नंबर क्या है, वो डिस्क्वालिफाइड नहीं है, और साथ ही साथ में उसने अपना कंसेंट दिया है, ही इज रेडी टू एक्ट एज अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। और ये सब कुछ आपको कंपनी को भेजना है कितने समय के पहले, कम से कम 14 दिन पहले जनरल मीटिंग के। अब इसके बाद में सर जनरल मीटिंग बुलाई जाएंगी और उसके अंदर इसको अपॉइंट करना कंपनी के लिए ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है। कौन से केस में? इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी। अगर आपको स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर बोलकर अपॉइंट कर लिया तो कितने साल के लिए? मैक्सिमम 3 साल के लिए अपॉइंट किया जाएगा, उसके बाद में 3 साल का लग जाएगा कूलिंग पीरियड। अब सर दूसरा बात आ जाता है कि मैंने जिसको स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर अपॉइंट किया है, क्या वो और किसी कंपनी में स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर रह सकता है? हाँ, तो कितने? तो हाँ, मैक्सिमम 2 कंपनी। लेकिन जो सेकंड कंपनी है वो फर्स्ट कंपनी के साथ में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ बिजनेस में नहीं होनी चाहिए। और आगे वाली बात क्या बोली गई स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर की, कि जिसको आपने स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर बोलकर अपॉइंट किया है उसको हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बोलकर भी ट्रीट कर सकते हैं, अगर 149 सबसेक्शन 6 और 149 सबसेक्शन 7 की कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे। और बेटा स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर का ऑफिस वैकेट कब हो जाएगा? नंबर 1, 164 में डिस्क्वालीफाइड हो जाए, 167 में अदर ग्राउंड पे वैकेशन ऑफ ऑफिस हो जाए, या फिर वो सीज टू मीट द क्राइटेरिया ऑफ सेक्शन नंबर 149 सबसेक्शन 6। और यहाँ पर गाइस आंखें खोल सकते हो, यू गाइस आर डन विद द कंसेप्ट कॉल्ड स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। जल्दी बताओ, क्या आपको अच्छे से समझ में आया? तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चन तुमको पूछेंगे, उस क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को हमें दे देना फटाफट, ठीक है? सबसे पहला क्वेश्चन गाइस ये आपका है, वैलिडिटी ऑफ द नोटिस। वैलिडिटी ऑफ द नोटिस, पहला पॉइंट पढ़ो, पहला पॉइंट पढ़ो गाइस, क्या लिखा हुआ है कि सिनेरियो बार सॉरी 1200 स्मॉल शेयर होल्डर ऑफ निम्बस वेंचर लिमिटेड बोलकर कंपनी है, इन्होंने सबमिट किया एक नोटिस फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ रितेश गोयल एज अ स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। कितने दिन पहले? 16 डेज बिफोर जनरल मीटिंग। बताओ, मिस्टर गोयल इज नॉट अ शेयर होल्डर हिमसेल्फ। बेटा नोटिस इंक्लूड है उसका नाम, एड्रेस और उसका सिर्फ डिन नंबर, एंड उसने अपनी कंसेंट भी दी और डिक्लेरेशन दिया कि वो डिस्क्वालीफाइड नहीं है। बताओ क्या इसका इसका ये जो है वैलिड है या गलत है? क्या सारी डिटेल दी है? पहली बात, उसके पास नंबर ऑफ शेयर होने जरूरी नहीं है, नाम एड्रेस दिया इसलिए डिन डिटेल्स वगैरह दी है, लेकिन क्या नहीं दिया? नंबर ऑफ शेयर और फोलियो नंबर नहीं दिया है। और कम से कम 14 दिन पहले देने थे, इन्होंने 16 दिन पहले दिए हैं। और कम से कम 1000 और 110 था, तो यहाँ पे 1000 से तो ज्यादा ही है ना, तो यस इट इज परफेक्टली वैलिड। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, अनिल थॉमस को अपॉइंट किया एज अ स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर इन द कंपनी, लेटर फाउंड गिल्टी अंडर सेक्शन, बाद में ये डिस्क्वालीफाइड हो चुका है ना, नॉन फाइलिंग। ऐसे केस में बताओ क्या वो कंटिन्यू कर सकता है? आंसर इज कंटिन्यू कर सकता है गेस। मिस्टर अनिल थॉमस किसने क्या किया? कैंपस बिल्डर्स लिमिटेड का डिस्क्वालिफिकेशन लग गया, तो बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा? वैकेशन ऑफ ऑफिस हो जाएगा, वैकेशन ऑफ ऑफिस होगा इमीडिएटली। इसके बाद में नेक्स्ट, लिमिट ऑफ नंबर ऑफ कंपनी, सोनल वर्मा एक स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर है इन इको पावर और फर्दर टेक, दो कंपनी में ऑलरेडी है, एंड शी नाउ प्रपोज टू अपॉइंट एक्स प्रो लिमिटेड के अंदर जो डायरेक्ट कंपटीशन है इको पावर के साथ में। पहली बात तो ऑलरेडी तुम मैक्सिमम 2 में हो, तो तुम तीसरे में हो नहीं सकते, और अगर मानो इनकेस अगर आप दूसरे में नहीं भी रहते तो भी आप इसमें नहीं हो सकते थे, किसमें? एक्सप्रो में, क्योंकि वो डायरेक्ट कंपटीशन में है। गाइस समझ में आया? ये वाला क्वेश्चन भी एग्जाम का नहीं है, मतलब बनाए हुए क्वेश्चन है गाइस ये। डिप अब यहाँ पर आपका कवर होता है कौन सा? स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर के सारे कंसेप्ट। बताओ क्या क्लियर हुआ गाइस? यस और नो? सर अब हम लोग आ रहे हैं दूसरे कंसेप्ट के ऊपर, दैट इज योर सेक्शन नंबर 152। 152, मार्क माय वर्ड, दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन। एक काम करते हैं, सेक्शन नंबर 162 को हम लोग शुरू करें, इसके पहले सेक्शन नंबर 160 करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है इसलिए बोल रहा हूँ। सेक्शन नंबर 160 राइट, इसके अंदर सिर्फ एक शब्द मैं अभी छोड़ूंगा क्योंकि उसको 152 के साथ में कनेक्ट करना है मुझे। राइट ऑफ पर्सन टू स्टैंड फॉर डायरेक्टरशिप, सेक्शन नंबर 160।
यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे अदर देन रिटायरिंग डायरेक्टर, अदर देन रिटायरिंग डायरेक्टर एंड स्पेसिफिकली इन पब्लिक कंपनी। ये जो मैंने लिख के दिया ये भयंकर इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये अभी समझ में नहीं आएगा, थोड़ी देर के बाद में आएगा। समझ में आ रहा है? अदर देन रिटायरिंग डायरेक्टर एंड स्पेसिफिकली इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी। ध्यान देना। अब क्या हुआ सुनो, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल देता हूँ आप लोगों को। मान के चलो आपको किसी कंपनी का डायरेक्टर बनना है, क्या जल्दी बताओ, वेदर यू वांट। देखो आपने किसी कंपनी के डायरेक्टर बन गए और आपने कुछ नहीं किया, साल की 4 बोर्ड मीटिंग भी अटेंड कर ली, 1-1 लाख रुपए आपको बोर्ड मीटिंग की सिटिंग फी मिलेगी, मतलब 4 लाख रुपए तुमने 4 घंटे के अंदर कमा लिए, साल भर के अंदर बिना कुछ किए। समझ में आ रहा है? और ऐसे आप मल्टीपल कंपनी में डायरेक्टर बन सकते हो। बताओ क्या आपको डायरेक्टर बनना है या आपको डायरेक्टर नहीं बनना है? इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्या आप इसको गंवाना चाहते हो, इसको पाना चाहते हो? क्या लगता है आपको, ऐसा होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए? टेल मी गाइस, होना चाहिए? सीक्रेट बताओ, सीक्रेट बताओ। ठीक है चलो, क्या करना है हम लोगों ने, सुनना। जो कंपनी होती है, कंपनी अपने मेंबर को नोटिस भेजती है जनरल मीटिंग की कि हमारी जनरल मीटिंग आने वाली है। वो जनरल मीटिंग कौन सी हो सकती है बेटा? वो एजीएम एनुअल जनरल मीटिंग भी हो सकती है या ईजीएम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग भी हो सकती है। किसी भी चीज की नोटिस आई तो आपको नोटिस कितने दिन पहले आती है? 21 क्लियर डेज बिफोर। 21 क्लियर डेज बिफोर आपको कंपनी की जनरल मीटिंग की नोटिस आएगी। तो ध्यान देना, कंपनी ने जैसे आपको जनरल मीटिंग की नोटिस भेजी 21 क्लियर डेज बिफोर, अब मान के चलो एसबी सर, मैं खुद एक कंपनी का, मेरे पास काफी सारी कंपनी का, एक मेरी सबसे फेवरेट कंपनी है उसका नाम लेता हूं मैं, मनोरमा, है ना। इस कंपनी के अंदर मैं तुमको बताऊं ना, इन टोटलिटी मैंने निवेश किया था 25,000 रुपीज। हाउ मच? 25,000 रुपीज इस वाली कंपनी के अंदर, जस्ट 1.5 साल पहले। अब इस कंपनी का एज ऑन डेट आज के दिन में क्या वैल्यू मैं आप लोगों को बताता हूँ। मनोरमा, मेरा इन्वेस्टमेंट वैल्यू व्हेन आई परचेज द शेयर्स, मैंने इस शेयर को परचेज किया था कितने? 396 रुपीज पे, 396 पे। एंड आई वॉज होल्डिंग 115 क्वालिटी क्वांटिटी, 115 शेयर में होल्ड कर रहा हूँ 396 रुपीज पे। आज इस शेयर का वैल्यू कितना है? 1607, 1607 रुपये। मतलब मैंने लिया 400 में और आज चल रहा है 1600 रुपये के आसपास। ट्राई टू अंडरस्टैंड, है ना। तो जबरदस्त, मान के चलो इस कंपनी में, अब मेरे को ये कंपनी भयंकर प्यारी होगी। अब कब तक होल्ड कर रहे हो सर? बेटा मैं यहाँ पे आपको कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस दे नहीं रहा हूँ, मैं तो बहुत पहले एंट्री मार लिया था इस कंपनी के अंदर। आज मैं किसी को सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, मार्क माय वर्ड, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ मैं। आई एम नॉट सजेस्टिंग एनीथिंग, आई एम जस्ट टेलिंग यू मेरा सिचुएशन। अब ये जो कंपनी है मनोरमा, मैं चाहता हूँ इसके अंदर मेरी वाइफ डायरेक्टर बने। मेरी वाइफ, मतलब सर अगर कंपनी का मेंबर चाहे तो क्या खुद भी डायरेक्टर बन सकता है कंपनी के अंदर? आंसर इज यस, हिमसेल्फ, या फिर अनदर पर्सन को भी वो प्रपोज कर सकता है, अनदर पर्सन को भी वो प्रपोज कर सकता है। अगर आप कंपनी के मेंबर हो तो आप खुद का भी प्रपोजल डाल सकते हो या आप किसी और का भी प्रपोजल डाल सकते हो। ठीक है, तो मैंने बोला श्रुति, श्रुति इस कंपनी की क्या बननी चाहिए? डायरेक्टर बननी चाहिए। क्या सर श्रुति मैम डायरेक्टली खुद अप्लाई कर सकती है? हाँ, मतलब सर सुनो, मतलब ऐसा है, वो भी एसबी यार, यहाँ पे लिखता है श्रुति, श्रुति एसबी, है ना भाई थी। क्या वो शी इज मेंबर? शी इज नॉट मेंबर, वो खुद मेंबर नहीं है। क्या वो भी अप्लाई कर सकती है खुद के लिए? तो आंसर इज हर सेल्फ,
फॉर हर सेल्फ शी कैन, बट फॉर अदर शी कांट। मतलब मेंबर किसी और का प्रपोजल डाल सकता है, बाहर वाला खुद का प्रपोजल डाल सकता है, किसी और का प्रपोजल नहीं डाल सकता है कि इनको कंपनी का क्या बनना है, डायरेक्टर बनना है। ठीक है, आपको ये वाला बात समझ में आ गई जैसा नो। अब ये बात आपने कंपनी को कितने दिन पहले बतानी, क्योंकि कंपनी ने आपको 21 दिन पहले नोटिस दे दिया था ना, आपने दिया कैंडिडेचर। ये बात आप कंपनी को कम से कम 14 डेज बिफोर जनरल मीटिंग बताओगे, 14 डेज बिफोर जनरल मीटिंग बताओगे। और आपको साथ ही साथ में क्या देना पड़ेगा, एक सिक्योरिटी डिपॉजिट। सिक्योरिटी डिपॉजिट, सर सिक्योरिटी डिपॉजिट कितने रुपए का हो सकता है? सुनो, पहली बात, जनरली 1 लाख रुपए का, जनरली 1 लाख रुपए का होगा, सॉरी 1 लाख रुपए का। लेकिन सर ये सिक्योरिटी डिपॉजिट देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। जो मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ, इस कंपनी में मैंने आपको बताया था डेटा बैंक में जाके अपना नाम अप्लाई कर लो, ठीक है। और जैसे डेटा बैंक में अपना नाम अप्लाई कर दिया, तुम खुद का प्रपोजल डाल रहे हो कि मुझे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना है। एज अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के केस में आपको कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट लगने वाला नहीं है। मतलब सिक्योरिटी डिपॉजिट कितना मान के चलेंगे अपन, 0। सिक्योरिटी डिपॉजिट कितना लगेगा, 0, अगर आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को प्रपोज कर रहे हो। दूसरा, हमारे कमिटी कंपनी के अंदर अंडर सेक्शन 170 एक कमिटी होती है, एनआरसी, नॉमिनेशन रेमुनरेशन कमिटी, और उन्होंने रिकमेंड किया है कि श्रुति भारती को क्या बनाओ, डायरेक्टर बनाओ। अगर उनका रिकमेंडेशन है तो पैसे देने की जरूरत नहीं है, शायद वो कंपनी की रिक्वायरमेंट है इसलिए उसको अपॉइंट कर रहे हैं, मेंबर की रिक्वायरमेंट नहीं है। या फिर सुनो ना सर, कंपनी के अंदर नो एनआरसी, नॉमिनेशन रेमुनरेशन कमेटी नहीं है, हमारी कंपनी को एनआरसी एप्लीकेबल नहीं है। क्योंकि एनआरसी एप्लीकेबल नहीं है तो रिकमेंडेशन कौन देता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देता है रिकमेंडेशन। याद करना गाइस आप लोग, जैसे ऑडिटर का अपॉइंटमेंट होता है तो कंपनी में ऑडिट कमेटी होगी तो वो रिकमेंडेशन देता है। और अगर ऑडिट कंपनी में ऑडिट कमेटी नहीं है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपना ही रिकमेंडेशन मेंबर को देते हैं ना। वैसे ही कंपनी में अगर एनआरसी कमेटी है ना, तो फिर एनआरसी कमेटी का रिकमेंडेशन। और अगर कंपनी के अंदर एनआरसी कमेटी नहीं है तो फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का रिकमेंडेशन देखा जाएगा। और अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का प्रपोजल है, इन ये 3 ऐसे केसेस है जहां पर आपको कोई भी सिक्योरिटी डिपॉजिट देने की जरूरत नहीं है। तीसरा, अगर आप एक निधि कंपनी हो, निधि कंपनी के केस में मैक्सिमम डिपॉजिट जो देते हैं दैट इज 10,000 रुपीज, इससे ज्यादा नहीं। 10,000 रुपीज मैक्सिमम डिपॉजिट। क्या यहां तक का आपको बात समझ में आया? अच्छा, हु कैन अप्लाई, हु कैन अप्लाई, तो इसका आंसर सिंपल है कि एनी पर्सन कैन अप्लाई और मेंबर कैन अप्लाई। खुद कोई भी व्यक्ति खुद का कैंडिडेचर दे सकता है, या कंपनी का मेंबर खुद का या किसी और का भी कैंडिडेचर दे सकता है। गाइस बताओ, क्या आपको ये वाला बात समझ में आया, यस और नो? अब क्या होगा इसके बाद में, जैसे ही हमने कंपनी को नोटिस दिया, कंपनी ये बात आगे किसको बताएगी, अदर मेंबर को। सर अदर मेंबर को आप कैसे बताओगे, तो ध्यान देना सेम बात। एक तो इंडिविजुअल नोटिस, हर किसी को इंडिविजुअल नोटिस देना कम से कम एटलीस्ट 7 डे बिफोर जनरल मीटिंग। और इफ यू थिंक इंडिविजुअल नोटिस देना इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, तो फिर एक काम करो, 2 न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दे दो, एक इंग्लिश लैंग्वेज के और एक वेर्नाकुलर लैंग्वेज के, 2 न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दे दो, और ये हो गया एक। और साथ ही साथ में अपने कंपनी के वेबसाइट पर भी आपको क्या करना पड़ेगा, इस चीज को अपलोड करना पड़ेगा। एक तो मतलब इंडिविजुअल नोटिस दे दो, साथ ही साथ में आपको अपनी कंपनी की वेबसाइट पे भी अपलोड करना पड़ेगा। और सर इंडिविजुअल नोटिस नहीं दे सकता हो तो 2 न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दे दो, ये बताओ चलेगा? मतलब ये एक दूसरे के लिए और है।
दोनों में से कोई भी एक कंडीशन। लेकिन ये नोटिस देना और प्लस वेबसाइट पे अपलोड करना, नोटिस इंडिविजुअल देना या न्यूज़पेपर में देना, आपकी इच्छा, ठीक है। इसके बाद क्या होगा गाइस, इसके बाद में अब सोचो, जनरल मीटिंग है, तो जनरल मीटिंग में सारे के सारे शेयर होल्डर आए हुए हैं, ठीक है, सारे के सारे शेयर होल्डर आए हुए हैं। तीन पॉसिबिलिटी, पहले तो दो ही पॉसिबिलिटी है, एक तो इलेक्ट हो जाओगे आप, या फिर आप क्या हो जाओगे, फेल। फेल मतलब आपका इलेक्शन नहीं हुआ, यू आर नो मोर अ डायरेक्टर ऑफ द, मतलब आप डायरेक्टर बोलकर स्टैंड नहीं करते हो, ठीक है। अगर आपका जो पैसा था 1 लाख रुपए जो आपने दिया था, रिफंड हो जाता है सिक्योरिटी डिपॉजिट। सिक्योरिटी डिपॉजिट जो आपने दिया था वो रिफंड हो जाएगा दो केसेस में। कब, अगर आप इलेक्ट हो जाते हो, मतलब यू डिजर्व, लोगों को भी लगता है, या फिर आपको 25% से ज्यादा, आई एम नॉट सेइंग 25% और मोर, 25% से ज्यादा आपके फेवर में वोट आया है ना, वोट फेवर में आया, भले ही तुम्हारा इलेक्शन नहीं हुआ, बट 25% से ज्यादा वोट तुम्हारे फेवर में था ना, तो आपका जो सिक्योरिटी डिपॉजिट था वो क्या हो जाएगा, रिफंड हो जाएगा। गाइस मुझे एक बात बताओ, क्या ये वाली बात आपको समझ में आई? तो दिस इज ऑल अबाउट योर सेक्शन नंबर 160। इसके भी कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ में लेने वाला हूँ, लेकिन ये मोटा मोटी सेक्शन बोलता क्या है, देखो, कंपनी का नोटिस आपको 21 दिन पहले आता है, 14 दिन पहले आप अगर चाहो तो खुद के लिए प्रपोजल डाल सकते हो, या फिर कोई मेंबर आपके लिए प्रपोजल डाल सकता है। इसके बाद में आप कितने दिन पहले, 14 दिन पहले, और इसके अंदर आपको 1 लाख रुपए क्या देना पड़ेगा, डिपॉजिट देना पड़ेगा। 1 लाख रुपए देने की जरूरत नहीं है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बोलकर अपॉइंट कर रहे हो, एनआरसी। अब मैं तुमको सच्ची बात बताऊं, खुद को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बोलकर अपॉइंट, एप्लीकेशन डाल दो, कंपनी के नोटिस में आपका नाम चल जाएगा, भले ही तुम रिजेक्ट क्यों ना हो, फुकट की मार्केटिंग तो हो ही जाएंगी ना आपकी। समझ में आ रहा है? तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बोलकर डाल ही दो एक बार, मैं बोल रहा हूँ ना, डेटा बैंक में जाके नाम रजिस्टर करो, जो लॉ का ज्ञान मैं तुमको दे रहा हूँ, इसके बेसिस पे तुम ओपी सेट आराम से क्लियर कर लोगे, जैसे तुम इजीली एक तुम्हारी एग्जाम कवर करते हो, और उसके बाद में अपना नाम डाल दो, आपका नाम फेमस हो जाएगा यार, है ना। इसके अलावा एनआरसी कमेटी का रिकमेंडेशन होगा तो पैसा नहीं लगेगा, या फिर एनआरसी कमेटी नहीं है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का रिकमेंडेशन होगा तो पैसा नहीं लगेगा। निधि कंपनी में 1 लाख नहीं 10,000 रुपए लगेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला है, कंपनी आप कम से कम 7 दिन पहले इंडिविजुअल नोटिस दो, साथ ही साथ में वेबसाइट पे डालो। इंडिविजुअल नोटिस आप इंडिविजुअल फॉर्म में दो या न्यूज़पेपर में दो, चल जाएगा। अब इसके अलावा क्या बोला है गाइस, जनरल मीटिंग में एक तो इलेक्शन होगा, फेल होगा, इलेक्शन हो गया तो पैसा रिफंड, फेल भी हुआ और लेकिन 25% से ज्यादा वोट फेवर में आ गए तो भी पैसा आपका क्या कर दिया जाएगा, रिफंड कर दिया जाएगा। गाइस बताओ, क्या यहाँ तक की सारी बातें आप लोगों को अच्छे से समझ में आई या नहीं आई? यस और नो? यस। अब लिखेंगे एक्सेप्शन, इसकी है एक्सेप्शन, और सर वो एक्सेप्शन क्या बोलता है, इन केस ऑफ सेक्शन 8 कंपनी, अगर आप एक सेक्शन 8 कंपनी हो, एनजीओ हो, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, ठीक है, तो सेक्शन 8 कंपनी के केस में उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लोअर परसेंटेज भी डिसाइड कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ 25%, वो बोल सकते कि किसी को 10% भी वोट आया तो हम उसका पैसा रिफंड कर देंगे। गो फॉर इट, गो फॉर इट, किसी ने आपको रोका टोका नहीं है, किसी ने भी आपको रोका टोका नहीं है। क्या समझ में आया? यस। लास्ट वाला पॉइंट, सेक्शन नंबर 160 लिखा है, वहीं पे लिखेंगे नॉट एप्लीकेबल, प्राइवेट कंपनी, 100% गवर्नमेंट कंपनी, ऐसी कंपनी जिसका 100% कैपिटल किसी के पास है, गवर्नमेंट कंपनी, या उसकी सब्सिडी ऑफ 100% गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी की जो सब्सिडरी है, 100% गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी, उनको सेक्शन नंबर 160 एप्लीकेबल नहीं होता है। मतलब सर वहां पर उनका आर्टिकल डिसाइड करेगा कि ऐसे कोई मेंबर रिजोल्यूशन भेज सकता है नहीं भेज सकता है। अच्छा भेजा तो 1 लाख रुपए की देने की जरूरत है या नहीं है, तुम तुम्हारे बारे में कुछ भी लिखो। तो ये हुआ सेक्शन नंबर 160। एक बार वाइज क्लोज योर आइज, क्लोज योर आइज, पूरी की पूरी प्रोसेस को याद करो कि सर मैं कंपनी के अंदर डायरेक्टर बनना चाहता हूँ, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के अंदर, तो मैं खुद के लिए भी एप्लीकेशन डाल सकता हूँ, या फिर मैं मेंबर नहीं हूँ तो कोई मेंबर भी मेरे लिए एप्लीकेशन डाल सकता है। उसको कंपनी को 14 दिन पहले बताना है, कंपनी को मेंबर को आगे 7 दिन के पहले बताना है। सर जब मैंने एप्लीकेशन दिया तो साथ में 1 लाख रुपए डिपॉजिट देना है। अब मेंबर को आप 7 दिन पहले इंडिविजुअल नोटिस और वेबसाइट के अंदर बताओगे, इंडिविजुअल नोटिस पॉसिबल नहीं तो न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट दे दोगे। अब सर जैसे ही हमारे किसको मिल गया, मेंबर को मिल गया, इसके बाद में होगी जनरल मीटिंग।
जनरल मीटिंग में इलेक्ट होगा या फिर रिजेक्ट होगा। इलेक्ट हुआ तो बेटा पैसा रिफंड, या फिर रिजेक्ट भी हुआ लेकिन 25% से ज़्यादा वोट फेवर में हो गए तो आपका पैसा रिफंड हो जाएगा। सेक्शन 8 कंपनी में ये जो 25% इसको लोअर भी कर सकते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। सर जो 1 लाख रुपए हम लोग एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट दे रहे हैं वो देने की जरूरत नहीं है। अगर आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का प्रपोजल दे रहे हो या एनआरसी कमेटी उन्होंने कोई रिकमेंडेशन दिया, या एनआरसी कमेटी नहीं है लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कोई रिकमेंडेशन दिया हुआ है। और लास्ट वाला पॉइंट, निधि कंपनी के केस में सिर्फ 10,000 रुपए देने, 1 लाख रुपए देने की जरूरत नहीं है। ओपन योर आइज। ठीक है, क्या ये पूरा का पूरा प्रोविजन आप लोगों का लन हुआ? जल्दी बताओ, जल्दी से एक बार फिर से ना। सर मेंबर अपना प्रपोजल देगा कंपनी को, या खुद के बारे में दे सकता है, किसी और के बारे में भी दे सकता है। कोई बाहर वाला व्यक्ति सिर्फ खुद के लिए दे सकता है, किसी और के लिए दे नहीं सकता। मतलब इसके बाद में जो नोटिस दे रहे हो साथ ही साथ में 1 लाख का डिपॉजिट, लेकिन 1 लाख का डिपॉजिट 3 केसेस में एप्लीकेबल नहीं होगा और निधि कंपनी में सिर्फ 10,000। इसके बाद में कंपनी बुलाएगी क्या? जनरल मीटिंग। जो ये जो कैंडिडेट चला आगे 7 दिन में फॉरवर्ड करेगी अदर मेंबर को। एक तो इंडिविजुअल नोटिस दे, नहीं इंडिविजुअल पॉसिबल तो न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट दे दे, और सेकंड चीज अपने कंपनी की वेबसाइट पे अपलोड कर दे। और लास्ट वाला बात क्या बोला हुआ है, इन लोगों ने लास्ट वाला बात बोला हुआ है कि ये जो मीटिंग होगी इसमें इलेक्ट या रिजेक्ट होगा। इलेक्ट हुआ तो पैसा रिफंड, अगर इलेक्ट नहीं हुआ लेकिन 25% से ज्यादा होगा तो भी पैसा रिफंड। और इन केस ऑफ सेक्शन 8 कंपनी 25% का अमाउंट हम लोग लोअर भी डिसाइड कर सकते हैं। पहले क्या होता था, कोई भी आके वगैरह अपना नाम देता था कंपनी के अंदर। अब इन्होंने इस चीज को रोक दिया। कैसे? 1 लाख रुपए मांगे, हर किसी के पास 1 लाख रुपए होते हैं नहीं है। ठीक है, तो ऐसा कर सकते हैं अपन लोग, इजी है। चलो सर, बहुत ही बढ़िया। ये हुआ आपका सेक्शन नंबर 160, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सर सेक्शन नंबर 160 होने के बाद में अब जो सेक्शन आएगा आपका कौन सा? सेक्शन नंबर 152। लेकिन सेक्शन नंबर 152 अब मैं आज वाली क्लास में नहीं पढ़ाऊंगा। आपको मैंने बताया था कि मैं पुणे में नहीं हूँ, मैं कहीं और हूँ, और वहां से मैं आपकी सारी की सारी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। ठीक है, तो ठीक है गाइस, मैं यहाँ पर आज के लिए आपको थैंक यू सो मच बोलता हूँ। इससे ज़्यादा मैं आज नहीं पढ़ा पाऊंगा। हाँ, लेकिन मैं आपको जो भी पढ़ाया है उसको मैं रिवाइज जरूर करा दूंगा। आते एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर के बारे में रिवाइज कर लेंगे। ठीक है सर, ये नोट्स हमें मिलेंगे क्या? हाँ मिल जाएंगे, डोंट वरी, है ना। जो बच्चे अपने पेड क्लासेस वाले उनको मिल जाएंगे। अब सर ध्यान देना इस वाली चीज को हम लोग पढ़ रहे हैं कि जो कंपनी के स्मॉल शेयर होल्डर होते हैं, मतलब जिन्होंने कंपनी के शेयर होल्ड किए लेस देन 20,000 रुपीज के, वो अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे लोग अप्लाई कर सकते हैं किसको? लिस्टेड कंपनी को, कि हाँ आप हमारा एक स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर अपॉइंट करिए। सर कितने लोग चाहिए? कम से कम 1,000 या 1/10 ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर, है ना। एक तो 1,000 स्मॉल शेयर होल्डर या 1/10 ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर, कम से कम 14 दिन पहले नोटिस के। जब वो एप्लीकेशन देंगे 3 चीजें अटैच करेंगे। पहले तो स्मॉल शेयर होल्डर बताएंगे नेम, एड्रेस, नंबर ऑफ शेयर एंड द फोलियो नंबर, उनका खुद का। और यही चीजें किसकी? एसएसडी। लेकिन एसएसडी जरूरी नहीं क्या होना चाहिए स्मॉल शेयर होल्डर। तो पॉइंट नंबर 3 और 4 जो है, नंबर ऑफ शेयर और फोलियो नंबर एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, इसके अलावा क्या बोला गया, जो स्मॉल शेयर होल्डर है वो खुद भी अपना क्या देगा? ही इज नॉट डिस्क्वालीफाइड, उसका डिन नंबर और उसका कंसेंट टू एक्ट एज अ डायरेक्टर। इसके बाद में कंपनी के पास ऑप्शन है, वो रिजेक्ट भी कर सकता है, वो एक्सेप्ट भी कर सकता है। तुमने एप्लीकेशन नहीं दिया तो भी खुद से स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकता है। कितना? 1, और वो भी ऑप्शनल है उनके लिए। ठीक है, सुओ मोटो या ऑन एप्लीकेशन। स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर बनने के बाद वाली 5 बातें। पहली बात, टेन्योर कितना? मैक्सिमम 3 साल। 3 साल के बाद में 3 साल का कूलिंग पीरियड रहेगा, रीअपॉइंटमेंट पॉसिबल नहीं है। मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपनी 2, और उसमें भी वो सेकंड बिजनेस कॉन्फ्लिक्टिंग इन द कॉम्पिटिंग बिजनेस में नहीं होनी चाहिए। स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर को आप क्या मान सकते हो? आईडी मान सकते हो। कंडीशन है उसने 169 सबसेक्शन 6 और 7 की कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। इसके अलावा वैकेशन ऑफ ऑफिस के बारे में बात करूंगा। 3 कंडीशन 164, 167 और 169 149 सबसेक्शन 6 की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया। और लास्ट में नॉन रोटेशन डायरेक्टर। बताओ, क्या मैंने आपको स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर की सारी बातें 1 मिनट के अंदर रिवाइज करवा के दी? यस और नो? यस। तो इसी तरीके से गाइस अब सुनो, सच्ची बता रहा हूँ, ये था लेक्चर नंबर 4। कल तो पॉसिबल नहीं, परसों। ठीक है, यू विल गेट अनदर लेक्चर नंबर 5। और उसके बाद में जो भी हमारी क्लासेस है वो सारी की सारी क्या हो जाएगी गाइस? पेड हो जाएगी। ठीक है, आपको मैं बताता हूँ, मैं काफ़ी काम कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ ऐसा नहीं है। आप लोगों के लिए और भी काफ़ी चीज़ें हमने क्या करके रखे, अलाइन करके रखी है। अलाइन करके रखी है। मैंने सेक्शन नंबर 149 के ऊपर लगभग 15 क्वेश्चन बनाए गए। ट्राई टू अंडरस्टैंड, 15 क्वेश्चन आपके मेरे पास है सिर्फ सेक्शन नंबर 149 में। आपको बताता हूँ, जस्ट होल्ड ऑन।
सेक्शन नंबर 149 हम लोगों ने पढ़ा ना। जैसे ही पेड क्लासेस शुरू हो जाएंगे मैं आपके क्वेश्चन आंसर भी चालू कर दूंगा। अब ये सारे क्वेश्चन देखो 1 2 3 4 5 है ना, ऐसे करके नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे हम लोग। तो इसके आगे के क्वेश्चन 6 7 8 9 ऐसे प्रॉपर केस स्टडीज एकदम 10। तो ये सारे केस स्टडी भी मैं आपके करवाने वाला हूँ क्लास के अंदर। सो मेक श्योर गाइस डू ज्वाइन आवर क्लासेस। लेट लेट देम नो, अदर पर्सन जो भी बच्चे रहेंगे आपके साथ में उनको बताओ कि क्लासेस अवेलेबल है। और अब तो गाइस हम लोग पूरे हो चुके हैं, पूरे मतलब पूरे 100%। सी ट्राई टू अंडरस्टैंड डीटी का पूरा भार आपका 100 मार्क का विजय सर संभाल रहे हैं। सीएफआर के लिए आपके पास अपने स्नेहा मैम है। इसके अलावा आईडीटी के पास लिए आपके पास करण सर है। कॉस्टिंग के लिए आपके पास प्रणय सर है। और बेटा लॉ की नैया पार लगाने के लिए सतीश सर है ना। तो दिस टीम ऑफ एकत्वम है ना, बहुत एक्सक्लूसिवली फोकस कर रहे हैं सीएमए वाले बच्चों के ऊपर। मेक श्योर आप भी अपना 100% दो, हम भी हमारा 100% दे रहे हैं, और बेटा मिलकर हम लोग जीवन में आगे बढ़ेंगे। तो दिस साइड CS सतीश भाई साइनिंग ऑफ। आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं अगली वाली क्लास के अंदर।